नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 7 जुलाई साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में सीज फायर को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी, फाइनली उसमें एक काला धब्बा लगाने का काम इजराइल ने किया और सीज फायर को कैसे खत्म कर दिया। ये खबर आज आपको चौंकाएगी और साथ ही हमास के ऊपर एक घिनौना आरोप लगा है, इसके बारे में भी आपको वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही इराक में अब इजराइल हमला करने की तैयारी कर रहा है और उसको लेके भी मीडिया ने नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। ये खबर आपको कहीं ना कहीं हैरान और परेशान दोनों करेगी, इस वजह से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले की खबरों को बताना शुरू करूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये दोनों चीजें अगर आप ना कर सकें तो कम से कम फिलिस्तीन के हक में दुआ जरूर कर दें, ताकि आपकी दुआ लगे, फिलिस्तीन आजाद हो, वहां पे जुल्म सितम बंद हो। अब बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। सबसे पहली खबर आपको हम बताएंगे सीज फायर को लेके कि सीज फायर में जहां पे ये कहा जा रहा था कि अब सीज फायर हो जाएगा, हमास भी लगभग एक्सेप्ट कर चुका था, इजराइल ने भी हाँ बोल दिया था, लेकिन हमास ने 3 ऐसी शर्तें भेज दी जिसके बाद अब इजराइल को मौका मिल गया और इजराइल के पीएमओ ने, यानी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, उसने टाइम्स ऑफ इजराइल न्यूज चैनल को अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि अब सीज फायर नहीं हो पाएगा। दरअसल 3 ऐसी शर्तें थी जिसको हमास ने भेजा था। इसमें पहली शर्त ये थी कि जब तक सीज फायर है, कोई भी किसी के ऊपर गलती से भी कोई भी हमला ना करे, कोई बयान ना करे और प्रयास ये करे कि जो सीज फायर है ये कंप्लीटली सीज फायर हो जाए, यानी 60 दिन के बाद हम लोग इतने प्यार से रहें कि फिर कभी किसी के ऊपर हमला करने की कोई जरूरत ना पड़े, ये सीज फायर कंप्लीटली सीज फायर हो जाए। दूसरी शर्त जो हमास ने कही कि जब सीज फायर ये 60 दिन का हो जाएगा और इस दिन यानी जब से सीज फायर शुरू होगा, जब तक सीज फायर चलेगा, इजराइल किसी भी खाना बांटने वाले को, किसी भी एड वर्कर को ना रोके, वहां पे मदद आने दे। जो भी यूएन से मदद आती है, जो भी खाने आते हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन एड आती है, वो तमाम चीज गाजा के अंदर फ्लुएंटली बजाने दे। यानी कोई ट्रक है उसको इजराइल ना रोके, कोई खाने वाला है उसको ना रोके। आम आदमी चाहे जब चाहे सड़कों पर निकल जाए, चाहे जब चाहे खाना ले ले, चाहे ट्रकें पहुंचे और खाना पहुंचा दे, पानी कहीं से भी आ जाए। ये तमाम डिमांड हमास की थी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी कि अगर सीज फायर हो ही गया है और सीज फायर हो ही रहा है तो ऐसे हाल में फिर इजराइल की आर्मी यानी आईडीएफ का गजा के अंदर क्या काम है। आईडीएफ गजा के अंदर से टोटली विड्रॉ करे, आईडीएफ गजा के अंदर से निकले, खाली करे, ताकि गजा के लोग और हम यानी हमास और गजा के लोग गजा के अंदर शांति और सुकून के साथ अपने फैसले ले सके, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें और साथ ही अपने घर परिवार से प्यार से मिले। जो लोग मर गए हैं उनका सही से अंतिम संस्कार हो, उनका 40वां किया जाए, वो तमाम चीजें हो। और इसके लिए आईडीएफ का बाहर निकलना सीधा सीधा जरूरी है, क्योंकि जब तक आईडीएफ मौजूद रहेगी कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। क्योंकि जो डर का माहौल आईडीएफ ने गजा के अंदर बचाया हुआ है, जो डर का माहौल आईडीएफ ने गजा के अंदर फैलाया हुआ है, उस डर के साए में कोई भी चैन की सांस नहीं ले सकता। अब ये 3 शर्तें बहुत बेसिक सी थी। ये 3 शर्तें गाजा के लोगों के अच्छे भविष्य के लिए थे, लेकिन जब ये 3 शर्तें हमास भेजता है खासकर कतर के पास और कहता है कि इजराइल के पास ये शर्तें आप भेजिए और इजराइल से बोलिए कि इस पे एग्री करें, तब ये पीएमओ ने साफ शब्दों में कहा कि हम ऐसी किसी भी शर्त को एग्री नहीं करेंगे और अगर ऐसा ही कोई मामला हमास रिप्रेजेंट करता है तो हम सीज फायर ही नहीं करेंगे। यानी साफ शब्दों में सीज फायर की उस पर्ची को फाड़ के फेंक दिया गया और फिर से लगातार गजा के अंदर आईडीएफ हमले कर। और आज जो अल जजीरा में रिपोर्ट छपी, अगर उस रिपोर्ट को हम सही माने तो आज 37 से 39 लोगों को कत्ल करने का काम आईडीएफ ने किया। एयर स्ट्राइक की बीबीसी में भी मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, ये न्यूज छपी थी, पब्लिश हुई थी कि आज एयर स्ट्राइक की गई। इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 39 लोगों को मारा गया, उनको शहीद किया गया और साथ ही इसके एक दिन पहले 78 लोगों को मारने का काम आईडीएफ ने गजा के अंदर किया था। और अगर ऐसे हाल हैं तो आप खुद सोचिए कि अगर सीज फायर को लेकर हमास ऐसी शर्तें रख रहा है तो जाहिर सी बात है ये शर्तें पूरी तरह सही है। गजा के अंदर से आईडीएफ का निकलना जरूरी है, तभी सीज फायर हो पाएगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही कि यमन से एक मिसाइलों का जखीरा छोड़ा गया है वेस्ट बैंक के अंदर, खासकर डेड सी जो वेस्ट बैंक के इलाके में आता है, वहां के लिए एक मिसाइलों का जखीरा छोड़ा गया। कम से कम 5 से 6 मिसाइलें थी जो आती हैं। हालांकि आईडीएफ का दावा है कि हमने इंटरसेप्ट कर दिया, लेकिन बड़ा सवाल ये नहीं कि आईडीएफ ने इंटरसेप्ट कर दिया या फिर नहीं किया। बड़ा सवाल यह है कि जब ये मिसाइलें आ रही हैं तो इसका मतलब यमन ने अभी तक अपने हथियारों को रखा नहीं है, यमन ने अपने हथियारों को छोड़ा नहीं है। चूंकि जब तक
इजराइल लगातार सीज फायर को टाल मटोल रहा, लगातार सीज फायर को लेके अलग अलग चीजें बोल रहा है कि यार ऐसी दिक्कतें हैं, ऐसी अटकलें हैं, हम बातचीत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बीच बीच में अमन इनको याद दिला देता है कि भैया ऐसा है, अभी हम बैठे हैं, तुम नहीं करोगे हम थोड़ा सा झटका देंगे, तुम नहीं करोगे हम थोड़ा सा झटका देंगे, तुम नहीं करोगे हम फिर मार देंगे तुमको। कई बार गहरे हमले भी किए यमन ने। इस बार सैटरडे की रात को यानी संडे की सुबह को, अपने समय के हिसाब से अगर हम भारतीय टाइम के हिसाब से देखें तो संडे की सुबह को यमन की तरफ से मिसाइलों का एक गुच्छा आता है। आईडीएफ कहता है कि हमने इंटरसेप्ट कर दिया, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई हैं कि वेस्ट बैंक के अंदर इनके इंपैक्ट देखने को मिले हैं। खैर कितना इंपैक्ट हुआ ये कुछ दिन में क्लियर जरूर होगा, तब मैं आपको तस्दीक से बताऊंगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल के सामने आ रही है कुछ टेस्टोमनी के हिसाब से। टेस्टोमनी का मतलब होता है पूछताछ में किसने क्या बयान दिया। दरअसल कई ऐसी लड़कियां थी जो हमास के चंगुल में थी, उनकी कैद में थी। आज इजरायली मीडिया ने अपना प्रोपेगेंडा शुरू किया और इजरायली मीडिया में दावा किया गया कि जब इन लड़कियों से, सोचिए सीज फायर जनवरी में हुआ था, जनवरी के महीने में इन लड़कियों को छोड़ दिया गया था। अब लगभग 6 महीने गुजर गए। 6 महीने बाद इन लड़कियों ने अपना मुंह खोला और मीडिया की बात अगर सही माने तो इन 6 लड़कियों ने कहा कि भाई हमास ने हमारे साथ गलत काम किया था। यानी 6 महीने तक ये खामोश रही, 6 महीने तक इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, 6 महीने तक इन्होंने कोई बयान नहीं दिया, 6 महीने तक सारी चीजें एकदम अनुकूल रही। अचानक से अब जब दूसरी बार सीज फायर करना है तब इनको ऐसे ऐसे आरोप लगाने ताकि ये इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, इन तमाम जगहों पे एक बात ये प्रूव कर सकें कि सबसे खराब और सबसे घिनौनी हरकत अगर कोई करता है तो वो हमास ही है। इसी वजह से 6 महीने बाद अब इजराइल का बड़ा प्रोपोगेंडा सामने आया। हालांकि हम सभी जानते हैं कि कितना प्रोपोगेंडा चलता है इनका और कितनी सच्चाई छुपी है। खैर अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही है इराक से, और इराक को लेके इजराइल की मीडिया ने एक ऐसा मैप लॉन्च कर दिया जिसके बाद अब इराक के अंदर भी जातीय और धार्मिक हिंसाएं बढ़ सकती हैं। दरअसल एक मैप लॉन्च करके इराक की जनता को, इराक में अभी तक कोई धार्मिक हिंसा देखने को नहीं मिली, लेकिन इजराइल ने अपना गंदा खेल खेला, खासकर अमेरिका के कहने पे ये चीजें हुई होगी। इराक के मैप को इस हिसाब से डिवाइड किया गया, एक जगह सिया लिखा गया, एक जगह सुन्नी और एक जगह तीसरी जाति, यानी सिया सुन्नी में बांट के और एक तीसरी जाति में बांट के इराक के लोगों को लड़ाने का काम इजराइल कर रहा। दरअसल इनका प्लान सेम सीरिया में था। सीरिया में भी इन्होंने सबसे पहले सिया सुन्नी सिया सुन्नी सिया सुन्नी का नाटक और सगुफा छोड़ा, और धीरे धीरे ये चीजें जब हावी हो गई तब इन्होंने अल जुलानी को पकड़ा, पैसे दिए, हथियार दिए और कहा कि जाओ और कब्जा कर लो। इसके बाद सिया सुन्नी की जो लड़ाई थी वो आगे बढ़ी। धीरे धीरे कुछ असद की भी गलतियां थी, उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते, असद ने बहुत टॉर्चर किया था, लेकिन कभी भी वहां पे सीरिया के अंदर धार्मिक हिंसा नहीं हो रही थी। लेकिन जब अमेरिका और तुर्की और इजराइल ने अपना पांव पसारा तब वहां पे धार्मिक हिंसा शुरू हुई, और सेम चीजें अब आपको इराक में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इजरायली मीडिया ने अपना खेल शुरू कर दिया और इराक के मैप को बांट बांट के सिया सुन्नी करना शुरू कर दिया। अब देखते हैं कि इराक के लोग सावधानी से इस चीज को टैकल करते हैं या फिर आपस में लड़ पड़ते हैं जैसे सीरिया में लड़ पड़े, ये वक्त बताएगा। खैर अगली खबर का रुख करते हैं, और अगली खबर निकल के सामने आ रही ईरान से कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने लगभग 1 महीने बाद अपनी जनता, अपने जनमानस से करबला में मुलाकात की। मुहर्रम का आखिरी जुलूस था, उस दौरान खामनेई साहब माइक और मंच को साझा करते हुए आम जनमानस के बीच आए और आने के बाद उन्होंने अपने मैसेज को भेजा। दरअसल 13 तारीख से जब से हमला चल रहा था, अलग अलग मीडिया में अलग अलग चर्चाएं थी कि भाई खामनेई छुप गए, खामनेई कहीं भाग गए, खामनेई डर रहे, खामनेई सामने नहीं आ रहे। देखिए सुरक्षा अलग चीज है, एहतियात जरूरी है। कोई मिसाइल मार रहा, आप पागलों की तरह सीना खोल के खड़े हो जाएं कि आओ मिसाइल मेरे ऊपर गिर जाओ, तो ये मूर्खता होगी, इसको बहादुरी नहीं कहा जा सकता। आप सुप्रीम लीडर हैं, आप पूरे देश को लीड कर रहे हैं, वहां की सेना को बता रहे हैं क्या करना है, तो आपका सुरक्षित रहना जरूरी है। तो जब तक एहतियात जरूरी थी, खामनेई सुरक्षित स्थान पे थे। लेकिन आज जो लोग ये कह रहे हैं कि खामनेई डर गए, बंकर में है, उनको गलत साबित करते हुए खामनेई बिना किसी ब्लूट प्रूफ जैकेट के, बिना किसी ब्लूट प्रूफ कांच के सीधा सीधा पब्लिक के सामने और आने के बाद उन्होंने इनसे राब्ता किया। अब क्या बातचीत हुई, क्या मोटिवेशन मिला, खामनेई की बातें आप जानते ही हैं कि जब वो बोलते हैं तो मुर्दों में भी जोश आ जाता है, तो आम आवाम में भी जोश आया है। खैर तो आज की बड़ी खबरें थी, इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलिस्तीन के पक्ष में दुआएं कीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें।
थोड़ी देर बाद घंटे 2 घंटे में एक बार फिर मुलाकात होगी। इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, ईरान, इराक, भारत, पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला हिफाजत करें।